हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मोहन एक गरीब आदमी था जो एक किराए के घर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और 17 साल की बेटी पूजा थी। मोहन मजदूरी किया करता था। कुछ सालों से उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। गरीबी की वजह से वो अपनी बेटी को भी पढ़ा नहीं पाया। कुछ दिन पहले मजदूरी करते समय मोहन के पैर में चोट लग गई। उस दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और कई दिन काम पर नहीं जा सका। किराए न देने के कारण सूरत में मकान मालिक कई बार घर से निकालने की धमकी दे चुका था और आज सेठ रंजीत अपने कुछ आदमियों के साथ आ धमका और गुस्से में बोला। रंजीत ने कहा, मैं तुझे वक्त देते देखते थक चुका हूँ। मोहन, तेरे ऊपर पूरे 6 महीने का किराया बाकी है। आज या तो तू किराया दे दे, नहीं तो अभी इसी वक्त अपने परिवार को लेकर यहाँ से बाहर निकल जा। जा। मोहन हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हैं सेठ जी। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कुछ दिनों से मैं बीमार भी पड़ा हुआ हूँ और मेरी पत्नी भी बीमार रहती है। मेरे पास तो इस वक्त इलाज के पैसे भी नहीं हैं। भला मैं किराया कहाँ से दे पाऊंगा? मुझे कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए। रंजीत ने कहा, तो क्या मैंने तेरा ठेका ले रखा है? अगर किराया नहीं दे सकता तो यहाँ से निकल जा। मैंने दूसरा किराएदार रख लिया है। सेठ रंजीत की बात सुनकर निर्मला रोते हुए बोली, ऐसा मत करिए सेठ जी, मेरी एक जवान बेटी भी है। भला मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगी? रंजीत ने कहा, कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम लोग सीधी तरह से यहाँ से निकलते हो या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें बाहर निकालूं। इतना कहकर सेठ रंजीत ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। रंजीत का इशारा पाते ही उसके आदमियों ने मोहन के घर के सारे बर्तन बाहर फेंक दिए। मोहन को उस परिवार सहित धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह कुछ वक्त मांगता रहा मगर रंजीत को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। पूरा परिवार सड़क पर बैठ के रोने लगा। तभी एक तेज आंधी का बवंडर उठा और कुछ देर में शांत हो गया। अचानक एक व्यक्ति जो दिखने में बड़ा अजीब सा था मोहन के पास आकर बोला, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अचानक उस व्यक्ति को देखकर मोहन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। कौन हो भाई तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कहीं देखा है। उस व्यक्ति ने बहुत ही रहस्यमय मुस्कुराहट से कहा, मैं दूसरे गांव का हूँ। भला इस चिलचिलाती धूप में तुम्हें, तुम्हारे परिवार को लेकर तुम कहाँ भटकोगे? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक पुराना घर है जो बरसों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो तुम उसमें रह सकते हो। मोहन हाथ जोड़कर बोला, लेकिन मेरे पास तो किराया देने के लिए इस वक्त 40 कौड़ी भी नहीं है। मैं अपने परिवार के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहे जब तक रह सकते हो, मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। मोहन ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। मोहन के पास उस व्यक्ति की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ ही घंटों में मोहन और उसका परिवार गांव में पहुंच गए और दूसरे पुराने घर में सामने खड़े हुए थे। उस घर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह घर बरसों से बंद हो। मोहन ने देखा वह घर कच्चा है। घर में 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन। उस आंगन में एक बहुत पुराना वृक्ष भी लगा हुआ था और पेड़ के पास एक कुआं भी था। मोहन और उसके परिवार को उस घर में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। उस व्यक्ति ने मोहन को घूरते हुए कहा, आज से इसे अपना ही घर समझो मोहन। और हाँ, रसोई में कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं मौजूद हों, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो तुम चाहे वो बना सकते हो, खा सकते हो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, मोहन ने कहा। उस व्यक्ति ने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट लाकर कहा, मेरा नाम रमेश है। अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। मोहन थक हार कर एक चारपाई पर बैठ गया। मोहन ने देखा निर्मला और उसकी बेटी प्रीति अजीब सी नजरों से इस घर को देखे जा रही थी। मोहन, इस दुनिया में जहाँ सेठ रंजीत जैसे दुष्ट व्यक्ति हैं, तो वहाँ रमेश जैसे अच्छे इंसान भी मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आज की दुनिया में किसी के लिए कुछ भी कर देते हैं। नहीं तो आज कौन ऐसा है जो किसी के लिए इतना करता है? रमेश की बात पर निर्मला घूरते हुए बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज के वक्त में बगैर किसी स्वार्थ के कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। मोहन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? निर्मला ने कहा, तुमने देखा नहीं, जब हम घर के बाहर खड़े थे तो यहाँ के लोग दूर से खड़े होकर हमें अजीब सी नजरों से देख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे इस घर में एक अजीब सी मनुष्य टपक रही हो। मोहन ने कहा, तुम लोगों पर ध्यान मत दो, हमें एक रहने का ठिकाना चाहिए था और वो भगवान ने हमें दे दिया। शाम हो गई निर्मला, कुछ देर में रात हो जाएगी। तुम सब थके हुए हो, सो जाओ। मोहन, निर्मला और प्रीति को लेटते ही गहरी नींद आ गई। वो तीनों पेड़ के नीचे आंगन में ही चारपाई पर लेटे हुए थे।
आधी रात का समय हो चुका था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घुंघरू पहनकर उसकी चारपाई के आसपास टहल रहा हो। अचानक मोहन को अपने गाल पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। मोहन चौंक कर तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन ने जब अपने आसपास नजर डाली तो उसकी बेटी और पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मोहन की निगाहें सामने की ओर गई। उसने देखा अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी जिसका कद 7 फुट के आसपास था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बाल बेहद लंबे और उसको देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो औरत भागकर पेड़ के पीछे बने हुए कुएं में अंदर कूद गई और एक दिल दहलाने वाली चीख से उस कुएं के अंदर से निकली। चीख सुनकर निर्मला और प्रीति तुरंत उठकर बैठ गए। निर्मला ने कहा, ये चीख किसकी थी? मोहन ने कहा, पता नहीं निर्मला, लगता है हम किसी गलत घर में आ गए हैं। मैंने एक 7 फुट लंबी बेहद भयानक चेहरे वाली औरत को देखा तो वो भागकर कुएं में कूद गई। मोहन की बात सुनकर प्रीति बुरी तरह से डर के रोने लगी। निर्मला कहती है, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, तुम सही कहते हो, हम गलत घर में आ गए हैं। देखा नहीं ये घर कितना पुराना है और ऐसा लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। मोहन कहता, तुम सही कहते हो निर्मला, हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। मोहन ने यह कहा था कि अचानक कुएं में से वही औरत निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। उसके बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके टेढ़े मेढ़े पैर थे। उस औरत को देखकर तीनों चीखने लगे। अचानक उस औरत ने प्रीति को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने लंबे और पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते वो प्रीति के शरीर पर निकालकर सारा खून पी गई। प्रीति की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। प्रीति ने वहीं दम तोड़ दिया और औरत प्रीति का मृत शरीर लेकर फिर से कुएं के अंदर कूद गई। यह देखकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वो तेज हवा ने तूफान में बदल गई। ऐसा लगता था जैसे आंगन में लगा पेड़ उखड़कर उड़ जाएगा। अचानक से वो औरत फिर से कुएं से बाहर निकली, मगर इस बार उसका चेहरा अलग था। वो चेहरा प्रीति का था, मगर बेहद खौफनाक। देखते ही देखते वो निर्मला को खींचकर कुएं के अंदर ले गई और निर्मला की चीख सन्नाटे में गूंज गई। मोहन चीखता हुआ मदद मांगने के लिए घर से बाहर निकलकर भागा, मगर मोहन ने देखा उस घर से थोड़ी दूर के फासले पर बहुत से दहशत भरी निगाहों से लोग उस घर को देख रहे थे। मोहन चीखता हुआ उन लोगों के पास गया, मेरी बेटी और मेरी पत्नी को बचा लो। मेरी आंखों के सामने वो कुएं वाली औरत मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को उस कुएं के अंदर खींच कर ले गई। तभी उस भीड़ में से एक साधु निकल कर कहता है, मोहन के सामने आकर बोला, साधु, हम जानते हैं बेटा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दोबारा वापस उस घर में जाओगे तो तुम्हारी बेटी और पत्नी तो मिलेगी, मगर इंसान के रूप में नहीं, बल्कि चुड़ैल के रूप में। मोहन, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? साधु कहता है, बहुत सालों पहले इस घर में वृंदा नाम की एक लंबे कद की खूबसूरत औरत रहा करती थी, जो शैतान की पुजारन थी। शैतान को खुश करने के लिए उसने न जाने कितने मासूम लोगों की बलि ले ली थी। उसका एक शिष्य था रमेश, जो अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर वृंदा के पास ले जाता था। उस जमाने में ठाकुर मंजीत सिंह का इस गांव में दबदबा था। वृंदा ने ठाकुर की बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की मौत पर ठाकुर बुरी तरह से तिलमिला गया। उसने गुस्से में आकर वृंदा और रमेश को मारकर टुकड़े टुकड़े करके उस कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरने के बाद भी वृंदा का खौफ कायम था। इस घर में जो भी रहने के लिए आया वो मारा गया। इस घर को कई बार तोड़ने की कोशिश भी की गई, मगर जब भी कोई इस मकान को तोड़ने के लिए जाता है तो कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती है। कहते हैं आज भी उसका शिष्य रमेश लोगों को बहला फुसलाकर इस मकान के अंदर ले जाता है। कहते हैं कि वृंदा आज भी जिंदा है, मगर अपने शैतानी रूप में। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर रमेश अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। आज भी वो पागलों की तरह उस मकान के आसपास अपनी पत्नी और बेटी को पुकारता रहता है और वो पागल हो गया। मेरी आज की कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।